नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। रायपुर में किसान नेताओं ने बैठक कर नए कृषि कानून के विरोध में रणनीति बनाई और 2 अक्टूबर को उपवास कर राज्यपाल को किसान ज्ञापन सौंपेंगे। 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गांव में किसान इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करने का फैसला लिया गया है। 14 अक्टूबर के बाद भी किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कृषि बिल और श्रम कानून को राज्य में लागू होने से रोकने के लिए अपना नया कानून बनाएगी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कृषि बिल से विभागों में होने वाले असर पर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र से पहले अगर केंद्रीय कानून लागू करने के लिए दबाव आया तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में सभी विभागों को इस बिल से होने वाले दुष्परिणाम को रोकने के लिए नियम और कानून के तहत ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस बिल के लागू होने से प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो वहीं राज्य का कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो जाएगा। रविंद्र चौबे ने कहा कि इस बिल को काउंटर करने के लिए असेंबली या स्टेट में किसी तरह से कानून ला सकते हैं। कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इस संबंध में विस्तार से विचार हुआ है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए चौबे ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से गरीब और किसान विरोधी है। चौबे ने कहा कि व्यापारियों को जमाखोरी की लिमिट बढ़ा दी है और इससे दूसरे प्रदेशों से व्यापारी धान लेकर यहां बेचने आएंगे और इससे हमारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल लागू होता है तो अभी हम किसानों को जो खाद बीज पर सब्सिडी देते हैं, कृषि के 0% पर लोन देते हैं, वह सब खत्म हो जाएगा। किसान निजी व्यापारियों से अनुबंध करेगा तो हम निजी लोगों को सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। तो कृषि बिल पर लगातार कोहराम मचा हुआ है और ये सीधा जो विरोध है वो राज्य सरकार का केंद्रीय कृषि बिल को लेकर है, यानी कि केंद्र को लेकर एक बार फिर हमला बोलती हुई भूपेश सरकार नजर आ रही है। और इसी को लेकर भूपेश सरकार ने कृषि बिल को लेकर तर्क दिए हैं कि ये फायदेमंद साबित किसानों के लिए नहीं होगा। केंद्रीय कृषि बिल को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने है। सरकार का यह साफ तर्क है कि नए कानून को बनाने के लिए अगर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के बिल को किसान विरोधी बताया है। बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार बिचौलियों को फायदा नहीं मिल पाने से परेशान है और असली एक तरफ तो किसानों को बरगला रही है, दूसरी तरफ विरोध भी कर रही है। तय हुआ कि संबंधित विभाग के मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी बारीकी से चर्चा कर ले। हमारा संविधान क्या कहता है, पहले हम क्या करते थे, इस कानून के बनने से क्या होगा, सरकार को क्या समस्या आएगी, लोगों को क्या नुकसान होगा, किसान को, मजदूरों को, वो पूरा आंकलन करके विधि विभाग से इसकी जानकारी ले लें और उसके बाद फिर इस पर अगला कदम क्या हो वो निर्णय किया जाएगा। कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस को लगता है कि एक कृषि कानून, क्योंकि देश का 60 से 70% जो नागरिक है वो खेती से जुड़ा हुआ है, अगर उनकी आय बढ़ जाएगी तो किसान, कांग्रेस की जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी से बाहर किए जाने पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने का दर्द छलका है। उपासने ने बयान जारी कर कहा है कि सामान्य प्रक्रिया पर कुठाराघात होने पर कार्यकर्ता पीछे हो जाता है, उसे उचित स्थान नहीं मिल पाता है। विष्णुदेव साय ने नए चेहरों को मौका दिया है और इसकी जगह कर्मठ कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती थी। हारे हुए चेहरों की जगह कर्मठ कार्यकर्ताओं और युवाओं को स्थान दिया होता तो एक जुझारू टीम तैयार होती। उन हारे हुए लोगों को जो पराजित हुए हैं विधानसभा के चुनाव में, उनको उनके स्थान पर यदि और नया नेतृत्व दिया होता, नए युवाओं को स्थान दिया होता, तो निश्चित रूप से एक नई टीम, जुझारू टीम जो है प्रदेश में काम करती। फिर वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कल अपनी नई टीम का ऐलान किया था। इसमें कई पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया। ऐसे नेताओं में सच्चिदानंद उपासने का नाम भी शामिल है। उपासने को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है और इसलिए उपासने की नाराजगी सामने आ रही है।
सच्चिदानंद उपासने का सोशल मीडिया पर भी दर्द छलका। उपासने ने लिखा कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी में उठे विरोध के स्वर को बीजेपी ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा। रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष बेहद कमजोर है, लचर है, विपक्ष आपसी गुटबाजी और कलह में उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध और कलह दूर से दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिन लोगों को अपनी टीम में स्थान दिया है उनके खुद की पार्टी में वो स्वीकार्य चेहरे नहीं है, इसलिए इसको मजबूत विपक्ष नहीं माना जा सकता। हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत रहे। कौन किस पद पर रहे ये कांग्रेस तय नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कांग्रेस अपना अंदरूनी मामला देखे कि सरकार में आने के 2 साल बाद भी वो अपने पद नहीं भर पा रहे हैं, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और विवाद जारी है, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मरवाही उपचुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संभाल रखी है। इस दौरान मंत्री जयसिंह ने अमर अग्रवाल के दल बदल वाले बयान का जवाब दिया। जयसिंह ने कहा कि वो हमें ना सिखाएं, पहले अपना चरित्र देखें। तो वहीं आचार संहिता लगने के बाद भी अब तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं होने के सवाल पर कहा कि प्रदेश संगठन इस पर काम कर रहा है। बीजेपी की ओर से मरवाही उपचुनाव की कमान अमर अग्रवाल के हाथ में है। फहमी है कि दुपट्टा उठाने से प्रमुख लोगों को मरवाही की जनता में परिवर्तन आ जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं, जो दल बदल करता है जनता उसको अच्छी निगाह से नहीं देखती, वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। जब उनको प्रवेश कराया वो अमर अग्रवाल जी ही खाना खार के प्रभारी थे उस टाइम, तो ये चीज को उस टाइम महसूस करना था। हो सकता है उस मामले में चूक गए और वो UKG तीसरे नंबर पर पहुंच गए, तो इसलिए लगता है उनका अनुभव कमजोर होगा। कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पार्टी हाईकमान तय करता है। जनता की मांग पे कांग्रेस पार्टी समय के अनुसार निर्णय लेगी। मरवाही में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर के ट्रक को पकड़ा। आरोप है कि ट्रक में कपड़े भरे हुए हैं और जो चुनाव के दौरान वोटर्स को बांटने के लिए लाए थे। बीजेपी ने पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बीजेपी का आरोप है कि इससे पहले भी 3 ट्रक सामान कांग्रेस कार्यालय में जा चुका है। पूरे मामले पर कांग्रेस के जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनीष केशरी के सामने आकर ट्रक में लोड सामान को अपना बताया और कहा कि इसमें साड़ियां हैं जो कि उन्होंने अपने व्यापार के लिए मंगवाई थी। हालांकि पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर का बयान भी संदिग्ध है। पहले ट्रक ड्राइवर ने कहा कि ट्रक में परचून का सामान लोड है, जबकि बाद में साड़ियां होना बताया गया। जबकि ट्रक में लोड बोरियों पर नवदुर्गा कोरबा लिखा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। बिल्कुल निराधार है। ये माल मेरा स्वयं का है। एक्चुअली मेरी पुरानी कपड़े की दुकान है, तो इस वजह से मेरा माल है वो बेचने के लिए आया हुआ है। थोक में माल आया हुआ है, तो वो माल कोई पार्टी का माल नहीं है भाई, वो तो मेरा स्वयं का माल है जिसका बिल मैंने प्रस्तुत कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय के सामने 10 चक्का ट्रक में पूरा एक ट्रक कपड़ा लोड होकर के माल खाली हो रहा था। हमें जानकारी मिली कि 2 ट्रक माल पहले भी खाली हो चुका है इनके गोदाम में। इसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को, कलेक्टर को, एसपी को किया है। आगे बढ़ते नवा रायपुर और एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर राज्य सरकार किस तरह तत्पर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के PWD मंत्री खुद निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मौके का निरीक्षण करके जहां एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं नवा रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के निरीक्षण के दौरान सख्त लहजे में काम करने को कहा है और समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बंगलों की डिजाइन में आंशिक फेरबदल के भी निर्देश दिए हैं।
हाँ, अधिकारियों को कहा गया है कि पिछले बार सावधानी शायद नहीं बरती गई, इसलिए गड़बड़ी हुआ। नुकसान दोनों को हुआ, लेट हुआ तो हमारा काम, यात्रियों आवागमन, यात्रियों को परेशानी और ठेकेदार की नुकसानी। तो हमारे अधिकारियों को कहा गया, अभी कहा है मैंने कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, समय में काम जल्दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पटवारियों के सामूहिक होम आइसोलेशन पर रोक लगा दी है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी करके बिना सूचना होम क्वारंटीन पर लगाए गए पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार कोई भी पटवारी अगर बिना सूचना के 14 दिन होम आइसोलेशन पर जाता है तो उनके विरुद्ध अवैतनिक अवकाश और ब्रेक इन सर्विस के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग ने जारी आदेश में वर्क फ्रॉम होम के फैसले को औचित्यहीन बताया है और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 70 से अधिक पटवारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 2 पटवारियों की मौत हो चुकी है और इसके बाद सभी पटवारियों ने 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 14 दिन के होम आइसोलेशन पर जाने का निर्णय लिया था, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में अलग अलग कार्य क्षेत्र में प्रगति और उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 4 नए वायरोलॉजी लैब स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कांकेर, महासमुंद, कोरबा और कोरिया में लैब खोलने का फैसला लिया गया। प्रदेश में 2 अक्टूबर से टेस्टिंग के लिए सैंपल सर्वे लेने बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। 5 से 12 अक्टूबर तक घर घर जाकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। लक्षण दिखने पर टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में खास फोकस रहेगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से क्या स्थिति है ग्राउंड की, तो डेली उसकी जो समीक्षा हो रही है, तो उसकी जानकारी की समीक्षा आज हम लोगों ने की। सरकारी क्षेत्र में कम से कम 5000 ऐसे बिस्तर रहें जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित रहेगा। ये भी, इसकी भी समीक्षा हुई। राजनांदगांव में 5 अक्टूबर से एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के 51 वार्डों में शिविर लगाकर लोगों के सैंपल इकट्ठा करेगी। अभी करीब 5000 सैंपल इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों के प्रमुख और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति न बने, इसके लिए सबको सजग रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर सैंपल लेगी और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी लोगों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग जरूरी है। सोमवार को 1 दिवसीय बृहद जो कोरोना का टेस्ट है उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 51 वार्डों में हमारी टीम रहेगी और सवेरे 10 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा सैंपल कलेक्शन करके एंटीजन का तो रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, बाकी भी अधिकांश हम एंटीजन टेस्ट ही करेंगे और जिसको अन्य सिम्टम है और एंटीजन टेस्ट से अगर पॉजिटिव या रिपोर्ट नहीं आता तो उसका RT-PCR सैंपल कलेक्ट करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग उस दिन अपना चेक करा लें। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन के दौरान पुलिस जवानों के सराहनीय काम को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें सम्मानित किया है। गृह मंत्रालय की इस लिस्ट में बिलासपुर जिले के 8 जवान भी शामिल हैं। 8 लोगों में कोतवाली थाना प्रभारी कलीम खान का भी नाम शामिल है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया को लेकर एक रिसर्च की थी, जिसपे प्रवासी मजदूरों को सेवाएं मुहैया कराने में लेकर जरूरतमंदों और बेजुबानों के प्रति पुलिस की व्यवहार को शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस अनुसंधान और अपराध ब्यूरो की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय पुलिस की भूमिका को लेकर एक बुकलेट जारी की है, जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी कलीम खान के प्रयासों को शामिल किया गया है। वहीं अपना नाम शामिल होने पर कलीम खान ने खुशी जाहिर की है।
छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर जल्द ही गाज गिर सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से की गई जांच में करीब 245 ऐसे कर्मचारी मिले हैं जिनका प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। इन सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले चरण में 65 अधिकारियों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है और आगे भी जांच के बाद कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विषय अपने आप में बेहद गंभीर है क्योंकि आदिवासी पहचान वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए फर्जी आदिवासी बनकर सरकारी पदों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से पूरे मामले में जांच की जा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार का जीएडी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग इसमें गंभीर है। जिनकी ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और जो आपराधिक अगर कृत्य है तो उस तरीके से कार्रवाइयां निश्चित रूप से की जाएंगी और ये क्रमशः ये प्रारंभ है। वहीं जांजगीर चांपा के पौड़ी गांव में खेत में काम करने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किसान संतोष साहू ने अपने खेत में अवैध तरीके से बिजली पहुंचाने के लिए खुले तार का इस्तेमाल किया था, जिसकी चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। करंट की चपेट में आने से गाय की भी मौत हो गई। तो अभी 2 दिन पहले हवा कर रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है। तो जो इसमें बांस आदमी खेत को गिर गया था, बांस वगैरह, तो करंट जो है पानी में खेत में चला गया और उन लोग लाइट वाइट था, चाचा सुबह गए तो शायद करंट में फंस के वो हो गए चाचा। उन लोग भी चेक किए हैं कि करंट सही है, अगर करंट आ रहा था उसमें। और अभी यहाँ भी हो गया है कि पोस्टमार्टम में पीएम रिपोर्ट आया नहीं है। पीएम कराया गया। पीएम पश्चात उसके परिजन लोग कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना दिए थे, जिनको समझाई दी गई कि कार्रवाई होगी, विधिक तरीके से कार्रवाई होगी, जिस पर से समझ लें। वहीं कवर्धा में बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पुलिस के हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला 2015 का है, जब पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था। आरोपी अनिल ठाकुर ने कबीरधाम जिले के 4 युवकों से पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 11,50,000 रुपए वसूले थे। नौकरी नहीं लगने पर युवकों ने कवर्धा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल ठाकुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। महीनों बाद क्रिकेट अनलॉक हुआ तो आईपीएल का खुबार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। ऐसे में सट्टेबाजों की भी चांदी हो गई। छोटे छोटे सटोरियों पर भी अब नजर रखी जा रही है। कवर्धा में ऐसे ही एक सट्टा धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों से वो नहीं बच सका। पुलिस ने आईपीएल सट्टा चला रहे 5 आरोपियों को क्लीन बोल्ड करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया है। सट्टेबाजों के पास से 1.5 लाख रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी के ऊपर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। नारायणपुर के बंगलापारा स्थित जीएफओ ऑफिस के पास बेजुबान बंदर की पेड़ पर फांसी लगने की वजह से मौत हो गई। बंदर के गले पर कुछ लोगों ने रस्सी बांधी थी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के दौरान रस्सी के फंसने से बंदर पेड़ की डाली पर लटक गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रेंजर वीरभद्र देवांगन ने बताया कि बंदर की फांसी लगने से मौत की सूचना मिली है। पोस्टमार्टम कर नियमानुसार बंदर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।